ठीक है, तो मैं CMS यूज़ करूँ, ठीक है। और मेरे पास जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट शोकेस की वेबसाइट है, तो मैं क्या यूज़ करूँ? कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने एक कमांड बताई थी सैनिटी इनिशियली इनिशियलाइज करवाना है, वो कमांड क्या थी? ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि सैनिटी विजन क्या कर रहा है, कोई बताए? अच्छा, आप बताइए, क्लास अटेंड की थी? हाँ, आगे मुझे पता था कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बताए। सैनिटी की कोई नहीं लिखने के लिए बहुत हद तक सही डेफिनेशन है। डेटा डेटा फैच के लिए नहीं, क्वेरी टेस्टिंग के लिए। विजन टूल का मतलब ये कि मैं देख सकता हूँ कि आप डेटा मेरा फैच करूँगा तो कैसा लग रहा है। अभी भाई मेरा गला खराब हो गया, माइक क्या है, पता नहीं स्ट्रक्चर टूल हम क्यों यूज कर रहे हैं। मेरा आवाज मजेदार है। सेटिंग का डेटा क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज करता हूँ, उसका नाम क्या है? स्पेलिंग क्या? अच्छा, और लास्ट क्लास में हम प्रोजेक्ट क्या बना रहे थे? काइंड ऑफ एक एप्लीकेशन जो कि बेसिकली रिटर्न करती है वीडियो का डेटा, सही है। अब उसी से शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो है ना हमने सिर्फ उसकी यूआई स्टाइलिंग वगैरह और सैनिटी का इनिशियल सेटअप कर दिया। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, आप में से कौन कौन कहता है कि यार वो सेटअप वाली चीज़ रिवाइज करवा दें वापस एक बार? वो ठीक है, अच्छा सेटअप मैं रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन वो ब्लैंक प्रोजेक्ट में करेंगे, उसके आगे से फिर हम जो है वही प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास में कर रहे थे। तो सुबह 10 बज रहा है, हम 15 मिनट डेडिकेट करते हैं सेटअप। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे ना, मसला ये है वो पहले सैनिटी का बॉयलर प्लेट कोड जो है क्लोन करता है, फिर उसमें से उसकी कुछ फाइल्स वगैरह कॉपी करता है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा याद करना। अब ये फॉर्मूला मैंने अपने लिए बनाया, जब मैंने देखा ना यार इससे जल्दी सेटअप हो, तो ये ज़रा मैंने आपको भी कम्युनिकेट किया। कमांड एक है npm इंस्टॉल सैनिटी नेक्स्ट डैश सैनिटी और @vision सैनिटी विजन, ठीक है। अब मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, वैसे इंटरनेट भी नहीं चल रहा, तो मैं कर लेता हूँ कुछ ना कुछ। इसकी नहीं शो हुई, अच्छा इंटरनेट अभी चले चले, एक काम करते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ कोशिश करें उसको सुन के जो है ना अपने पास कोड में लिखते रहें चीज़, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया सबका। अब ये अजम्पशन करें, ठीक है, किस किस का हो गया, ठीक है। npx सेंड करता हूँ क्रिएट नेक्स्ट स्टेप @14.2.16 ये कमांड लिखी, प्रोजेक्ट बना। अब करना क्या है, एसआरसी की फोल्डर के अंदर हम, अगर कोई बताएगा तो हमने क्या स्टेप किया था, सैनिटी के नाम से एक फोल्डर बनाया, सही। सैनिटी के फोल्डर के अंदर इनिशियली हमने 3 फाइल्स बनाई थी, sanity.poem.ts, sanity.config. और sanity.client.ts। कॉन्फ़िगरेशन जो आपको स्टूडियो का जो डैशबोर्ड नजर आता है उसके लिए बेसिकली वो फाइल है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं वो उससे रिलेटेड है। sanity.client इनिशियली क्लाइंट के ऊपर सेटअप करने के लिए आपका क्लाइंट क्या है, आपका ब्राउजर या आपका फ्रंट एंड, उसके जरिए आप सैनिटी के सर्वर को या आप उससे डेटा फैच कैसे करेंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन उस क्लाइंट की फाइल में लिखेंगे जो हमने लिखी नहीं थी। और क्वेरी के अंदर आपको पता है कि यार ब्लॉक की क्वेरीज होंगी जो कि हम बेसिकली जिसके जरिए डेटा फैच करें, ठीक है।
तीनों फाइल्स का पर्पस समझ आ गया। जब तक स्क्रीन शेयर होगी देख लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ अजम्पशन है। अब जिसके पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो सेनेटी का फोल्डर बना, उसमें 3 फाइल्स बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा काम, जल्दी से बना। देखिए स्टेप नंबर 1, नेक्स्ट इज का ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया। स्टेप नंबर 2, एसआरसी के फोल्डर के अंदर सेनेटी का फोल्डर बनाया ब्लैंक, उसमें 3 फाइल्स बना दी, sanity.config.ts, sanity.client.ts और sanity.query.ts, ये 3 फाइल्स बना दी बस। और जो नहीं भी बना रहा वो कहीं टाइप कर ले, कहीं लिख ले हाथ से, ताकि जहन के अंदर यहाँ पे घुस जाए। मुझे सवाल पूछिए। फाइल का पर्पस, अच्छा एक काम करो, अपनी फाइल बना लो, पर्पस बाद में देखो। पैकेजेस इंस्टॉल करें, तो स्टेप नंबर 3 क्या है? npm install sanity स्पेस next dash sanity, और आखिरी कमांड क्या थी भाई? @sanity/user, ठीक है। ये सब लिखना है, जिसके पास नेट चल रहा है कर ले, जिसके पास नहीं चल रहा वो टाइप कर लिख ले, सॉरी अपने पास। रिपीट, दोस्तों रिपीट करोगे? लास्ट क्लास में तुम हिंदी में बात कर रहे थे ना बहुत जोर से। अबे यार इस कमांड में है ही क्या? हर जगह पे sanity sanity यार, npm install sanity, फिर next dash sanity, फिर @sanity/user, इसमें क्या है? इसे रिपीट करो। हाँ sanity.config.ts की फाइल में मैं अब थोड़ी सी अटेंशन कर लेते हैं, काफी जल्दी कंटेंट भी कवर करें, ठीक है। कॉन्फ़िग की फाइल से एक्सपोर्ट क्या होगा भाई? कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ आती है ना? तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है, और इसका नाम क्या रखें? मिसाल के तौर पे sanity कॉन्फ़िग, सही है। अब सबसे पहली चीज, हमें कुछ ना कुछ जो पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं उससे कोई कंपोनेंट चाहिए होगा जो कि बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेगा, सही। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो सबसे पहला चीज हम इंपोर्ट करेंगे वो है डिफाइन कॉन्फ़िग। ये काइंड ऑफ एक फंक्शन है, प्लगइन है, जो भी समझ ले आप। इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन पास करनी होगी अपने प्रोजेक्ट की, ताकि वो उससे लिंक करेगा और फिर हमारा डेटा वेटा सारा मैनेज होगा, ठीक है। तो मैं चीज सबसे पहले लिखता हूँ डिफाइन कॉन्फ़िग। अब ये इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? जैसे ही मैं टाइप करूंगा ये मुझे यहाँ पे सजेशन देगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर कर रहा हूँ तो फिलहाल ये इंपोर्ट हुआ हुआ। अब ये इंपोर्ट कहाँ से हुआ हुआ? डिफाइन कॉन्फ़िग आ रहा है sanity से, सही है। अब मैंने जैसे ही इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि एक फंक्शन है इसको मैंने ओपन किया, ये एक आर्ग्यूमेंट देता है। वो आर्ग्यूमेंट क्या है? बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हमें पास करनी है। अब मैंने ये खोला, अब इसमें प्रॉपर्टीज में पास करूँगा, सही है। मिसाल के तौर पे मुझे कोड याद नहीं रहता या मैं भूल जाता हूँ, कोड किसी को भी याद नहीं रहता, ठीक है, बार बार डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन अगर मुझे सजेशन चाहिए हो VS कोड के अंदर, तो मैं क्या यूज करता हूँ? कंट्रोल स्पेस, वो ऑटोमेटिकली मुझे बता देता है कि यार इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पॉसिबल प्रॉपर्टीज में पास कर सकता हूँ, सही। सबसे पहली चीज है नेम, इसको मैं एम्प्टी रखता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है? टाइटल, देन प्रोजेक्ट आईडी, देन डेटा सेट, ठीक है, एंड देन प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या है? स्ट्रिंग। प्लगइन की टाइप क्या है? स्ट्रक्चर टूल, एरे, देन बेस पाथ, एंड देन स्कीमा। ओके, स्कीमा के अंदर टाइप्स, और टाइप्स के अंदर मिसाल के तौर पर फिलहाल एम्प्टी पासवर्ड। ये काइंड ऑफ एक बेस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है।
ये हमें इनिशियली बनानी है अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब करते क्या, अब नेक्स्ट हमें जाना है वेबसाइट पे sanity.io। उसकी तफसील में उसकी जो भी पैनल है या कंसोल है उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन नजर आएंगे। फिलहाल उससे अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोकली देखेंगे चीज़ें लोकली मैनेज कैसे करनी है। फिलहाल सिर्फ एक सिंपल इंटीग्रेशन देखनी है, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ, जिन्होंने क्लास नहीं ली वो भी देख लें क्योंकि मैं शुरू से ही बताऊँगा सारी चीज़ें। ओके, sanity.io। अच्छा, आपको इनिशियली लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो मैं दिखा देता हूँ इंटरफेस किस तरीके से आया। ठीक है, मैंने बहुत सारे सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया है, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि एक बिल्कुल बेस से नई वेबसाइट बनाएंगे या नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप आ गए क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, सिंपली क्या करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट, ये आपके लिए प्रोजेक्ट बना देगा। मैंने लास्ट क्लास में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था, टिकटॉक। जैसे ही मैं प्रोजेक्ट बनेगा आप सबके पास ऐसा ही इंटरफेस आएगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें यहाँ से चाहिए क्या, इनिशियली प्रोजेक्ट आईडी। प्रोजेक्ट आईडी मैंने कॉपी कर ली और मैं जाता हूँ अपने कोड बेस के अंदर और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी डिफाइन कर देता हूँ। अब बात करते हैं डेटा सेट के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम क्या डेटा सेट की वैल्यू बताई थी, प्रोडक्शन। अब कोई मुझे ये बताएगा कि यार डेटा सेट के अंदर मैंने प्रोडक्शन क्यों पास किया। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, क्या चीज, तुम्हारे पास डेवलपमेंट का डेटा नहीं था इसलिए तुमने प्रोडक्शन बनाया, तो प्रोडक्शन का डेटा कौन सा था, दोनों ही तो खाली थे। ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी गाली में। ठीक, देखिए जब भी काम होता है ना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, वहाँ पे मुख्तलिफ इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे अगर बहुत अच्छी जगह है तो 4 इन्वायरमेंट होंगे और अगर कि एक नॉर्मल जगह है तो 3 इन्वायरमेंट होंगे। इन्वायरमेंट से मतलब कुछ भी नहीं है, बेसिकली आप ये समझ लें यार एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, एक लाइव इन्वायरमेंट है और एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। अब इसका मतलब क्या होगा, जब आप लोकली काम कर रहे हैं, ठीक है, आप डेटा सेट के साथ खेलेंगे भी, आप उसमें गलत एंट्री भी करेंगे, आप बहुत सारे एज केसेस भी टेस्ट कर रहे होंगे, यार नल वाली वैल्यू तो क्या होगा, फला रो मैंने उड़ा दिया, आईडी पास कर दी तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट डेटा सेट पे भी आ रहा होगा। ठीक है, गलत आईडी पास करती डिलीट के फंक्शन के अंदर तो डेटा तो गायब हो जाएगा, ऐसे ही है या नहीं है। और मिसाल के तौर पे आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, अभी खाली सोचते हैं, आपके पास डेवलपमेंट का डेटाबेस का एक्सेस है, सही है, आप एक फीचर बना रहे हैं, उसमें आप गए, आपने जाके आप कोई फीचर टेस्ट कर रहे हैं, उस फीचर का हुआ ये कि मिसाल के तौर पे शोएब भाई के बैंक अकाउंट में पैसे थे 10,000, आपने एक बटन दबाया, उसने क्या कर दिया 10 करोड़ हो गए। अब ये डेवलपमेंट में तो चल जाएगा क्योंकि आप डेटा सेट आपका डमी डेटा है, खेल रहे हैं उससे, सही है। लेकिन अगर लाइव डेटा बेस पे मैं डेवलपमेंट करूंगा तो क्या होगा, शोएब भाई रातों रात करोड़पति, खैर वो नहीं। लेकिन अब समझते ये कि इसी वजह से डिफरेंट एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि डेवलपमेंट के अंदर अगर कुछ मसला हो भी जाए तो वो डेवलपमेंट तक गिरा, डेवलपर खुला होकर सारे एज केसेस टेस्ट कर ले, अपने हिसाब से डेटा उड़ा दे, ऐड कर दे जो चीज़ें, लेकिन जब वो फाइनल वर्जन बन जाता है, अब मिसाल के तौर पर डेवलपर सेटिस्फाइड है यार उसका फीचर सही काम कर रहा है, शोएब भाई के पैसे 10,000 से 10 करोड़ नहीं हो रहे, तो वो किसको देगा, टेस्टिंग टीम को। टेस्टिंग का एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है, वो टेस्टिंग टीम उस एनवायरनमेंट को मैनेज करेगी, उसको बेसिकली या तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट कहते हैं या और एनवायरनमेंट। अब ये टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफरेंट जगह पे यूज हो रही होती है, उससे हमारा कोई फिलहाल लेना देना नहीं। जो आखिरी जो एनवायरनमेंट होता है जो कि लाइव कस्टमर का डेटा जहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज
ना हम यहाँ पे डेवलपमेंट है ना हमारे पास टेस्टिंग है, हम डायरेक्ट किस पे काम कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्शन। डेटा सेट लाइव है क्योंकि हम आपस में बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमने डेटा उड़ा भी दिया तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो फिलहाल अजम्पशन के लिए इजी हो के ये समझ लें कि मेरा क्योंकि डेवलपमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट लाइव बना रहा हूँ एप्लीकेशन। मैंने डेटाबेस की वैल्यू या डेटा सेट की वैल्यू क्या सेट कर दी, प्रोडक्शन। समझ आ गई बात, समझ आ गई यार, इसमें बहुत ज़्यादा बयान दे दिया मैंने। चलो प्रोडक्शन ठीक हो गया। टाइटल, कोई बताया कि टाइटल क्या हो, नेम तो हम डिफॉल्ट कर देते हैं फिलहाल, मैं भी पीछे से देख लेता। अच्छा टाइटल मर्जी है, स्टूडियो रखे हैं या मैं क्या रखूँ, बेसिकली मेरी एप्लीकेशन किसकी थी, ठीक है, तो टिकटॉक रख दिया मैंने। अच्छा नेम मैंने डिफॉल्ट रखा है, ये कन्वेंशन चल रही है, हम इसी को फॉलो करते हैं, इसकी डिटेल में फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। बेस पाथ, बेस पाथ का क्या मतलब है, अब ये याद रखिएगा हम कॉन्फ़िगरेशन सैनिटी की कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस पाथ का यहाँ पे क्या काम है, स्लैश स्टूडियो तो मुझे भी पता है, लेकिन बेस पाथ कर क्या रहा है, क्या इसका पाथ डिफाइन कर, कौन से पेज का, अच्छा फाइल स्टोर लोकली नहीं हो रही, फाइल स्टोर sanity.io वहाँ पे हो रही है, ठीक है। लेकिन जो CMS का कंटेंट जो मैनेज करेंगे, ठीक है, यानी सैनिटी का जो व्यू आएगा कंटेंट मैनेज करने के लिए, वो आपकी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन पे कौन से पार्ट पे चलना चाहिए वो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि भाई अगर मैं यहाँ पे स्लैश स्टूडियो दूंगा तो मुझे मेक श्योर ये करना है कि स्टूडियो का पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में बनाऊं जिसके अंदर मैं सैनिटी का कंपोनेंट रेंडर करूं। बात समझ आती है, किस किस को समझ आ रहा है और किस किस को नहीं है, और इससे पहले जितनी मैंने बात की वो किस किस को आगे समझ, तो बता। अच्छा वहाँ तो आ गया, यहाँ पे वो बता क्यों नहीं, ठीक है यार, मैं यहीं से आगे चलूंगा फिलहाल फेस पास। देखिए मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि हमें समझ आ जाए, वो ज़्यादा इजी रहेगा। यार हम बहुत स्लो तो नहीं जा रहे, जिस दिन स्लो लगे बता दीजिएगा फिर हम जल्दी करेंगे। यार ये जो साइड पे जो बाहर आ रही दोस्त, ये हटा सकते हैं, होने में कर सकते हैं। अच्छा
कंपाइलिंग कर रहा है, यहाँ पे लॉग्स आ रहा है हमारे पास, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट है वो बहुत है ना, हमारी टीम में 2 थी, वो अपनी मसरूफियात की वजह से वो आ नहीं सकती। किसकी क्लास? तो फिर कौन पढ़ा रहा है? क्या करूँ, पैसे देके मार्केट में पढ़ाओ? अरे यार ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिलानी वालों ने फ्री पढ़ाया था, सिलानी वालों ने कहा यार अगर कुछ आ जाए तो आगे भी फ्री पढ़ा दूँगा, ठीक है, पैसे वैसे मत लेना। किनको मतलब चालू करने की बात नहीं है यार, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं वो जो है वो उस चीज़ को मैच नहीं कर पाते, ठीक है, वो बहुत आगे की चीज़ देख के बता रहे होते हैं और हम जो है ना उसको कैच नहीं कर पाते। आपने अगर एक मतलब चीज़ पकड़ ली किसी भी स्टेज पे, आपको बस इतना आ गया ना तो आप फिर ट्रैक पकड़ लो। और मेरे साथ भी यही हुआ, मैं सिलानी से फेल होकर बाहर हो गया था, फिर दोबारा मैंने कोई और कोर्स ज्वाइन किया, फिर बाहर हो गया, फिर तीसरी मरतबा मैंने ज्वाइन किया था PIAIC का बैच 1, कोरोना वाला, ठीक है, आधा बैच तो कोरोना में था, आधा ऑन साइड क्लासेस वगैरह में थी। वो वाहिद बैच है जो मैंने कंप्लीट किया था जिसका सर्टिफिकेट मिला, लेकिन मैंने सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नहीं, किसी ने मुझे कभी सर्टिफिकेट का पूछा ही नहीं, ये भी नहीं पूछा तुम्हारी डिग्री क्या है। आपको एक मजे की बात बताऊँ, 21 के अंदर मैंने की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग NIT से, और मैंने अभी तक डिग्री नहीं निकलवाई, शायद उन्होंने रद्दी बना के नहीं उड़ा दी होगी, ठीक है। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन निकालूंगा, आपको बाद में बताऊंगा क्यों चाहिए। मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, जब आप बाहर जाने के लिए आपको जाना होगा ना तो फिर वो आपसे डिग्री मांगेंगे, और जिस दिन प्लान बना उस दिन डिग्री निकलवा देंगे। और बैक टू द टॉपिक, मेरी कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है यार, सर अमीन की है। रोना क्या हो गया, फेल करेंगे फिर रोना यार, फिर मजा आया। ओके अभी क्या हो गया टिकटॉक पे आ रहा, हम टिकटॉक बनाना सीखे, ठीक है। जैसे ही आपने प्रोजेक्ट रन किया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना Sanity.io का इंटरफेस, ठीक है, इस पर चीज़ें जो नज़र आ रही हैं इसको फिलहाल हमें छेड़ना नहीं है। एक चीज़ मैंने और की, और वो थी ये स्टूडियो वाला काम, देखें अभी चल क्यों नहीं रहा, आई डोंट नो, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये कंपाइल हुआ। अच्छा मुझे याद आया मैं क्यों फालतू की बातें कर रहा था, ये कंप्लीट नहीं हो रहा। बड़ी इजी बातें कह रहे हैं, ओरिजिनल यूआरएल कॉलेजेस, चलो अब जिस चीज़ के जो है ना लास्ट क्लास में जो एब्सेंट था वो एक मरतबा देख लीजिए। ये बेसिकली है वो टूल या वो इंटरफेस जिसके अंदर हम कंटेंट मैनेज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूँ जो कि लास्ट क्लास में हमारा डेटा था वो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये Sanity का इंटरफेस है जो कि लोकली आपके Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है, जिसके जरिए आप अपना कंटेंट ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, कंटेंट आप क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब ये आपकी Next.js की एप्लीकेशन में किसी ना किसी पाथ पे तो चलेगा। जो बेस पाथ की जो कॉन्फ़िगरेशन की जो बात हम यहाँ पे कर रहे थे, जिससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा मंजिल भेज दिया, ठीक है, और वहाँ आपसे कहा भाई कभी भी किया, ठीक है। तो बेस पाथ जो है ना वो ये बता रहा है कि आपका प्रोजेक्ट Next.js की एप्लीकेशन में Sanity का CMS कहाँ रेंडर करेगा, ये बताना आपको ज़रूरी है।
और फिर आप वही बात अपनी नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन में बनाएंगे और उसमें आप अपना नेक्स्ट सैनिटी का स्टूडियो सेटअप करेंगे। अब ये बात समझ आती है या नहीं? आ गई समझ? जिसको नहीं है मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए कॉन्फ़िगरेशन तो याद है आप सबको। मैं थोड़ी देर में ये भी हटा दूँ क्योंकि प्लगइन्स तो था, ठीक है। नेम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सही है। टाइटल के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से निकालनी है डिस्कस कर लिया, सबको पता है? हाथ उठा के बता दें आप, ताकि मुझे पता हो। नेट डेटा सेट के बारे में मैंने बहुत लंबा लेक्चर दे दिया, समझ आ गया? ठीक है। प्लगइन्स थोड़ी देर में देखते हैं, बेस पाथ के बारे में बात करें। ये बात वो बात है आपके नेक्स्ट जीएस की एप्लीकेशन के अंदर जहां पर आपका सैनिटी का सीएमएस चलेगा, रेंडर होगा। वहां पे आप जाएंगे, उस पाथ पे लॉगिन करेंगे और अपना कंटेंट मैनेज करेंगे। वो इंटरफेस दिखता कैसा है ये मैं लोकली यहाँ पे चला के आपको दिखा। अभी यहाँ पे गायब क्यों हो गया? क्योंकि मैंने प्लगइन्स हटा दिए, तो मैं इसको क्विकली रीएड कर देता हूँ। अच्छा, सैनिटी का जो इंटरफेस है ना, लोडिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं कि लैपटॉप से हो। लोड हो गया। ये वो इंटरफेस है जो मैंने बनाया नहीं है, जिसको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे देखो। ये इंटरफेस मैंने नहीं बनाया, मैंने बना बनाया कंपोनेंट एक यूज किया है, जो कि अभी मैंने पैकेजेस इंस्टॉल करवाए थे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो कि मैंने इंस्टॉल किए, वो ऐसा एक काइंड ऑफ इंटरफेस रेंडर करेगा आपके लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट कहाँ चल रहा है? 3000 पे। अब आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश स्टूडियो आ रहा है, ये वो बेस पार्ट है, या ये वो आपके एप्लीकेशन के अंदर राउट है बेसिकली, जहाँ पे ये इंटरफेस लोड होगा सैनिटी की तरफ से। आप देख रहे हैं ना, बार बार ये लोडिंग में टाइम ले रहा है, क्यों? वो सारा यूआई रेंडर करते हुए लेकर आ रहा है, वो सैनिटी की एपीआई होगी पीछे, हमें नहीं पता फिलहाल, लेकिन वो सारा डेटा कहाँ से आ रहा है? सैनिटी की तरफ से। ये इंटरफेस रेंडर हो, जिस जगह पे, जिस पाथ पे आपको ये इंटरफेस रेंडर करना है, बेस पाथ के अंदर आपसे कोडिफाई करते हैं। अब तो समझ आ गई होगी, वरना मैं भूल जाऊँ। ठीक हो गया? ये यहाँ पर बेस पाथ है। स्कीमा और टाइप, देखिए मैं स्कीमा टाइप को फिलहाल यहाँ पे कर देता हूँ एक्टिव। अब हम जाके देखते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ये लोड होगा बेसिकली। अब देखिए क्या कह रहा है, नो डॉक्यूमेंट टाइप्स, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, सैनिटी को कैसे पता कि आपको मूवी का कंटेंट मैनेज करना? सैनिटी को कैसे पता कि आपको ई कॉमर्स के प्रोडक्ट का डेटा मैनेज करना? सैनिटी को कैसे पता कि आपको ब्लॉग का डेटा मैनेज करना? आप प्रोग्रामिंग के जरिए कुछ ना कुछ डिफाइन करेंगे ना, पेज का कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे कि मुझे ये फील्ड चाहिए, मुझे ये कंटेंट मैनेज करना है, और सैनिटी उसके अगेंस्ट में क्या करेगा? पेज या व्यू जनरेट करेगा। तो स्कीमा टाइप ये क्या कर रहा है बेसिकली? ये वो चीज़ बता रहा है कि बेसिकली आपको पेज कैसे रेंडर करना है, कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, कैसी फील्ड्स चाहिए, वो सारी चीज़ हम कहाँ से कंट्रोल करें? स्कीमा से। स्कीमा भी बनाएंगे। अभी हम सिर्फ बात करें कॉन्फ़िगरेशन की। बात समझ आती है? ठीक है। अब आते हैं प्लगइन्स में। अब ये जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर और विजन नजर आ रहा है ना, ये है प्लगइन्स के थ्रू रेंडर हो रहा है। अगर मैं स्ट्रक्चर हटा दूंगा तो मैं कंटेंट मैनेज नहीं कर सकता। अगर मैं विजन हटा दूंगा तो मैं बेसिकली ग्रॉक की क्यूरीज लिख के टेस्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है। जब ग्रॉक की क्यूरीज पे बात आएगी तो देखेंगे, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि हमने स्कीमा टाइप को एम्प्टी कर दिया था,
इस वजह से हमारा जो कंटेंट मूवी का नजर आ रहा था गायब हो गया। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ थोड़ी देर में, स्कीमा टाइप से यहाँ पे वापस पास कर दी और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ उसका लोडिंग का इंतजार करता हूँ। अब यहाँ पे डेटा आ गया मेरे पास। डेटा क्या आ रहा है? मूवीज का डेटा आ रहा है। कंटेंट उसके अंदर मूवी है, मूवी के अंदर मेरे पास 2 ऑलरेडी मैंने बनाई हुई थी, ठीक है, और उन सब की फील्ड और बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर यहाँ पे विजन टूल, विजन टूल का इंटरफेस देख लेते हैं। हमें शुरू विजन टूल से ही करना था आज, मगर चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा मजीद जूम इन करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्वेरी। क्वेरी कौन सी है यहाँ पे? ग्रॉक। ग्रॉक का यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे या उसका क्यूरी लैंग्वेज लिखेंगे, जो भी आप इसे कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे टेस्टिंग के लिए कि देख सकें यार डेटा कैसे आ रहा है, कितना डेटा चाहिए, कितना रिक्वायर्ड है। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी बेसिकली। अब देखते हैं, मैं क्यूरी लिखता हूँ, ठीक है। अभी इसकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, इसको हम बाद में कवर करेंगे। फिर यहाँ पे इसकी गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। यूट्यूब चैनल हाँ देखिए भी देखी थी। मैंने एक चीज की गलती की थी, वो ये मैंने टाइप को इक्वल्स कर दिया सिंगल, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप सबको नजर आ जाए। यार इसकी यूआई के अंदर एक बग है, जैसे आप जल्दी जल्दी टाइप करोगे कर्सर की पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ग्रॉक की क्यूरी लिखी है। क्या मतलब है, फिलहाल इसकी डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन इस क्यूरी का आउटपुट क्या आ रहा है? मूवीज के नेम्स आ रहे हैं। ये समझ आ रही है बात के नेम्स आ रहे हैं, और लिखी क्या है क्यूरी। क्यूरी कैसे लिखी है उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। इतना तो बात समझ आ रही है ना आप सब। अब एक चीज असम्पशन समझते हैं थोड़ा सा। एक डेटा मैं ले रहा हूँ एपीआई से, एक डेटा ले रहा हूँ ग्रॉक की क्यूरी से। एपीआई के अंदर मूवी का डेटा सारा आ रहा है, ठीक है। मूवी के अंदर उसकी आईडी भी है, नेम भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, थंबनेल भी है, और उसमें बेसिकली मिसाल के तौर पर उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग कमेंट्स का डेटा सब कुछ है। एक डेटा मैं ले रहा हूँ ग्रॉक की क्यूरी से, ठीक है। अब मैं आपको उसका मजीद एक फीचर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे। ये अब मेरे पास क्या आ गया, नेम विद डिस्क्रिप्शन। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, मैं यहाँ पे एक रेस्ट एपीआई यूज कर रहा हूँ, सही। रेस्ट एपीआई यूज करने में क्या नुकसान है? 1000 मूवीज का डेटा फैच कर रहा हूँ, वो मुझे आईडी भी दे रहा है, मुझे मूवी भी दे रहा है, मुझे टाइटल भी दे रहा है, डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, कमेंट्स का डेटा भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। मिसाल के तौर पर तो जब मैं रेस्ट एपीआई को कॉल करूंगा तो क्या रेस्ट एपीआई में बेसिकली ऐसी सिंपल एपीआई हम समझते हैं, क्या ये फीचर है कि मैं अपनी मर्जी का डेटा गेट कर सकूं? नहीं। वो जितना डेटा भी है उसके अंदर पीछे बेसिकली मॉडल के अंदर जितना डिफाइन है सारा डेटा वो रिटर्न करेगा। अगर मुझे लिमिटेड डेटा चाहिए तो मुझे एक नया एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। ग्रॉक की क्वेरी में क्या है, जितना डेटा चाहिए उसके हिसाब से जल्दी से क्वेरी बनाना। और रेस्ट एपीआई में क्या है, जितना डेटा चाहिए क्वेरी नहीं बनेगी, हर मरतबा एक नया एंड पॉइंट बनेगा। मिसाल के तौर पर पहला एंड पॉइंट है गेट ऑल मूवीज,
दूसरा एंड पॉइंट है गेट शॉर्ट मूवीज, तीसरा है गेट मूवीज विद नेम एंड डिस्क्रिप्शन ओनली। इस तरीके से मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे अगर मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा गेट करना है। लेकिन ग्रॉक की क्यूरी में क्या फायदा है, मैं सिर्फ क्यूरी के अंदर एक वेरिएबल ऐड करूंगा, वो ऐड कर देगा रिस्पॉन्स के अंदर। फिर अगर मैं एक और वेरिएबल ऐड करूंगा, जैसे डिस्क्रिप्शन ऐड किया, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स में उसे ऐड कर देगा। ये बात समझ आ रही है? ये सब किस टूल से मैनेज हो रहा है? विजन टूल से। ये हमें याद रखना है। विजन टूल में हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली क्यूरी लिख के उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, और स्ट्रक्चर टूल में क्या देख रहे हैं हम, बात समझ आ गई दोनों टूल से? क्यों विजन टूल ऐड किया था और क्यों स्ट्रक्चर टूल हम यूज करें? मेरा खराब हो गया। अब जिस जिसके पास लैपटॉप है वो 1 मिनट के अंदर लिख ले, इतनी देर में मैं जो है ना प्रोजेक्ट खोल। किया है हमने टिल कि भाई नेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कैसे करनी है। नेक्स्ट स्टेप इज, अभी हम कहा थे, अच्छा मैंने जो भी जितनी भी चीज़ें दिखाई, अजम्पशन है कि अभी वो आपके पास नहीं चले, क्योंकि आपने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है। अभी तो राउट बनाना है, उस पर कंपोनेंट रेंडर करना है, उसके बाद सारी चीज़ें, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रही, इंटरनेट चला गया पीछे से, एसएमडी चलिए, इतनी सी स्क्रीन में काम वापस आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें रिपीट कंटेंट है, कुछ भी नया कवर नहीं हुआ आ रहा है। हम देखते हैं चीज़ें, जल्दी आ जाए यार, फैशन शो नहीं चल रहा। तो बेसिकली हमने नेक्स्ट ईयर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सैनिटी की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेस पार्ट डिफाइन किया था, जिसका नाम क्या था, स्लैश स्टूडियो। मैंने आपसे कहा था स्लैश स्टूडियो का मतलब ये कि यार वही बात हमें नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन के अंदर भी बनाना है, और फिर उसमें हम जो है कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ताकि जब मैं लोकल होस्ट पे अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चलाऊं और फिर मैं अगर उस स्लैश स्टूडियो को कॉल करूं, तो क्या हो, उससे सैनिटी का CMS चल जाए। क्या मैं आपस में अपने आप से बातें कर रहा हूँ? तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा भाई? ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा गाइड करें। मैंने बेस पार्ट डिफाइन किया, जिसने लास्ट क्लास में क्लास ली थी वो मुझे बता सकता है कि क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप, ऐप के फोल्डर में एक राउट बनाना है, एक फोल्डर बनाना है, वो ऑटोमेटिकली एज अ राउट कंसिडर होगा। यस सर, मैंने क्या किया, एक स्टूडियो का फोल्डर बना दिया। फोल्डर बना दिया। यहाँ तक सब सिंक है? यस सर। ठीक है। एक इसमें क्रिटिकल पॉइंट था जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, और यस वो सर। क्या था? सर डबल ब्रैकेट के अंदर सर डबल डॉट लगा के इंडेक्स का एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर भी पेज और TXT फाइल बनाएंगे। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ की कंसिडरेशन करनी है, वो ये है कि भाई डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ट्रिपल डॉट के साथ इंडेक्स लिखना है, ट्रिपल डॉट के ठीक है। क्योंकि हमने नेस्टेड राउटिंग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, जो कि हमें पढ़नी है। हम पढ़ेंगे तब जब हम नेक्स्ट ईयर के साथ, सॉरी सैनिटी के साथ डेटा गेट करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, मैं आपको समझाऊंगा उसको। अभी समझने के लिए सिर्फ ये कि ये चीज़ ये डिफाइन कर रही है कि यार स्टूडियो यानी लोकल होस्ट स्लैश स्टूडियो स्लैश, उसके बाद जो भी चीज़ हो हमेशा वो राउट किस जगह पे होगी, पेज डॉट TSX। अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हमेशा स्टूडियो का राउट मैच करेगा। अगर उसके आगे 1 भी लिखा हुआ है या स्लैश करके 0 भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर एरर थ्रो करेगा, नॉट फाउंड। समझ आती है बात? यस सर। तो ये क्या कर रहा है,
खैरियत? वजह क्या है, लड़ाई हो गई? मैं इतनी तेज आवाज है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। थोड़ी आराम से पूछ ले, रो पा रहे हो पूछ ले। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, सॉरी यार टेंशन से। ठीक है, स्टूडियो का राउट और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने क्या किया, डबल स्क्वायर ब्रैकेट विद ट्रिपल डॉट और इंडेक्स कीवर्ड। उसके अंदर मैंने क्या किया, पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल बनाई। यहां तक सब सिंक है? यस सर। ठीक है, पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल में क्या कोड लिखना है भाई, समझते हैं इसको, लाइन बाय लाइन। सैनिटी का कंपोनेंट जो है, जो पेज रेंडर होगा, वो बेसिकली रेंडर होगा एज अ CSR। CSR क्या है? क्लाइंट साइड रेंडर है। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए कंपोनेंट की फाइल में क्या लिखना पड़ता है, उसकी लाइन लिखना पड़ता है सर, सॉरी। ठीक हो गया। दूसरा, आप सिंपली एक फंक्शन बना ले, मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ कि मैंने फंक्शन लिखा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ। इस फंक्शन में किसी का कोई सवाल? इस तरीके से उस कंपोनेंट के अंदर मैंने एक सैनिटी स्टूडियो के नाम से एक कंपोनेंट बनाया और उसको मैंने ब्लैंक रिटर्न कर दिया। यहाँ तक बात समझ आती है? यस खाली फाइल है पेज डॉट टीएसएक्स की, उसमें एक फंक्शन चल रहा है जिसका नाम क्या है, सैनिटी स्टूडियो, और रिटर्न क्या कर रहा है, ब्लैंक HTML। एक ब्लैंक टैग। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट करूंगा नेक्स्ट स्टूडियो। नेक्स्ट स्टूडियो बेसिकली आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट डैश सैनिटी के पैकेज से, जो हमने इनिशियली इंस्टॉल किया था। ये कंपोनेंट है। ये जाहिर सी बात है कि यार मैं सैनिटी के CMS का पूरा कोड नहीं लिखूंगा, वो कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया तो वो UI उस राउट पे मेरे पास ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। ये कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट सैनिटी के पैकेज के अंदर से, कहाँ से, स्टूडियो से। अब वो जो UI दिखाएगा, जाहिर सी बात है उस UI को आपके प्रोजेक्ट से कनेक्ट भी करना है, आपके स्कीमा की डेफिनेशंस भी चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए कि यार बेस पाथ कौन से पाथ पे रेंडर होगा। वो सारी चीज़ें कहाँ डिफाइन की थी, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल। इसका मतलब ये कंपोनेंट किसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करेगा। ये कंपोनेंट क्या ले रहा है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, कॉन्फ़िग, और ये क्या इंपोर्ट कर रहा है, सैनिटी। ये बात समझ आती है? ठीक हो गया, बस इतना काम करना है। उसके बाद जब आप लोकल होस्ट 3000/स्टूडियो पे जाएंगे तो आपका सैनिटी की UI रेंडर हो जाएगी। बात समझ आ गई? खांसी बहुत हो रही है यार, चाहिए आज? नवीन भाई कह रहे हैं चाय नहीं, हलवा हो रही है। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है, अब यहाँ तक क्लियर है ना यार, अब तो रिपीट नहीं करेंगे यार, अब मैं जल्दी जल्दी जाऊँगा थोड़ा सा, नहीं इस पे नहीं, मतलब इन फ्यूचर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफाइन कर ली, आपको मैंने एंड टू एंड हर चीज़ बता दी। अब आपको याद रह जाना चाहिए, मैंने स्टेप्स भी बता दिए कि कितनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनेंगी, 3 बनेंगी, इंस्टॉलेशन भी बता दी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो सैनिटी के UI को हमें देखना है, किस किस के पास इंटरनेट चल रहा है। अच्छा देखें होगा क्या, जब आप फर्स्ट टाइम इस पेज पे जाएंगे ना, स्टूडियो वाला राउट में, जब आप फर्स्ट टाइम इस पेज पे जाएंगे तो ये आपसे कहेगा कि आपको लॉग इन करना है वाया गिटहब, वाया गूगल। ठीक है, तो आपको आप किस अकाउंट से लॉग इन करेंगे, गूगल। ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैंने sanity.io में प्रोजेक्ट बनाया था जो मैंने गिटहब के अकाउंट से बनाया था, और मैं लॉग इन यहाँ पे किससे करूँगा, GitHub से। गूगल से कर रहे थे ना अभी तो। सर हम करेंगे गूगल से। जिस अकाउंट से sanity.io में प्रोजेक्ट बनाया है उसी अकाउंट से लोकल पे लॉगिन करेंगे। लॉग इन करेंगे। बात समझ आती है? यस सर। अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट नॉट फाउंड हो जाएगा, आपके पास एरर आएगा। बात समझ आ गई? यस सर। अभी जितनी देर में कंपाइल होता है इतनी देर के अंदर मैं एक जो है वो सेटिंग कर लेता हूँ।
सेट करेगा। कॉर्ड्स का अगर किसी को देखना है, मैं हाई लेवल बता देता हूँ। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये ब्लॉक लगाता है ब्राउजर। होता क्या है, मेरा डोमेन क्या है, लोकल होस्ट 3000। डेटा कहाँ से गेट कराऊंगा, sanity.io से। दोनों का डोमेन डिफरेंट है। यस सर। जब डोमेन डिफरेंट होता है तो ब्राउजर वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं कर सकते until and unless sanity.io अपने पास ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन कर दे कि हाँ मेरे पास लोकल होस्ट 3000 से रिक्वेस्ट आने दो। ये आपको यही कह रहा है कि यार आपका जो कॉर्स है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, यानी sanity.io के प्रोजेक्ट के अंदर या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये डिफाइन नहीं है कि लोकल होस्ट 3000 से रिक्वेस्ट आए तो आने देना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एरर दे रहा है, आपसे ये कह रहा है कि यार एक्सेस योर कंटेंट यू नीड टू ऐड द फॉलोइंग यूआरएल। अब मैं मुझे करना कुछ भी नहीं है, मुझे सिंपली बस कंटिन्यू करना है और ये ऑटोमेटिकली sanity.io पे कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर देगा। अब मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं कहाँ पर आउट हो गया, sanity.io पे। अब यहाँ से ये मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है, अलाउ द फॉलोइंग ओरिजिन टू कनेक्ट टू द प्रोजेक्ट एपीआई। हाँ मुझे एक्सेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऐड। ठीक है। अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे मेरे पास कॉर्स ओरिजिन आ रहा है और इस पे लिस्ट में आ गया मेरे पास ये यूआरएल और मेरे पास और भी आ रहे हैं मजीद। ठीक है, तो ये मुझे इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, मगर फिलहाल नहीं कर रहा, क्या पता कोई एरर आ जाए। अब आप देखें जैसे ही मैंने किया क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, सैनिटी लोड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके पास जो इनिशियली करेगा कॉन्फ़िगर, उसके बाद यूआई कैसी आएगी। और यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ बेसिकली स्कीमा को। ठीक है, आपके पास इनिशियली इस तरीके से आ रहा है क्योंकि आपने कोई स्कीमा टाइप डिफाइन नहीं की हो। जब हम स्कीमा बनाएंगे तो फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और फिर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ फिलहाल, और हम एक नया स्कीमा बनाते हैं। सैनिटी का फोल्डर सबको याद है? यस सर। उसके अंदर हमने कितनी फाइल्स बनाई थी, 3 फाइल्स। बनाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, स्कीमा का एक फोल्डर बनाना। अज्यूम ये करें बना लिया, स्कीमा के फोल्डर के अंदर सबसे पहले एक index.ts की फाइल बना ली। ये index.ts की फाइल क्या करेगी, जितने भी आपके पास मल्टीपल स्कीमा हुए, मिसाल के तौर पे CMS के अंदर अगर प्रोडक्ट है, एक टाइप है मिसाल के तौर पे, जिसका डेटा सेट आप ऐड करेंगे तो एक कैटेगरी भी हो सकती है। ऐसा है ना कि यार अगर मैन है, शूज की बात कर रहा हूं तो शूज इटसेल्फ क्या है, एक स्कीमा है जिसका इंटरफेस मुझे चाहिए। और फिर कैटेगरी का भी इंटरफेस चाहिए होगा, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कि यार अच्छा ये मैन की कैटेगरी है, ये वुमेन की कैटेगरी, इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं मूवी के टर्म्स में बात करूंगा तो भाई कैटेगरीज क्या होंगी, ये जॉनरा क्या होगा, एक्शन एडवेंचर, इस तरीके से होती है ना, तो ये क्या चीज है, कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक मूवी का स्कीमा बना हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जो है ना नई फाइल बनाऊंगा मूवी 2 करके। कैसी आवाज आ रही है, यहाँ पे फिंगर भी फारिग हो गया। ठीक है चलें, अब सबसे पहले क्या करना है, एक movie.ts की फाइल बनाना है। मैं 2 करके बना रहा हूँ, आप जो है मूवी की फाइल बनाइएगा। इसके अंदर क्या करना है हमें, जिसको याद है वो बता दे, कोई बताएगा? यस सर। एक्सपोर्ट नेम, टाइटल और टाइप कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, एक्सपोर्ट फंक्शन बनेगा। नहीं एक्सपोर्ट करते हैं कॉन्स्ट एक फंक्शन नहीं कांस्टेंट बनेगा। वेरिएबल, ये फंक्शन एक नाम वेरिएबल रखते हैं मूवी स्कीमा फंक्शन नहीं बनेगा, 2 एरे चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। डेटा और चाहिए। ये क्या है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, एरो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली चीज क्या है,
नेम। नेम किस चीज को रेफर करता है? नहीं, मूवी का नेम नहीं। सबसे पहली चीज है स्कीमा डिफाइन करें। स्कीमा मतलब हाई लेवल मॉडल डिफाइन करें कि भाई मूवी इन इटसेल्फ क्या है। सही है। अभी इंडिविजुअल मूवी की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ ये बताना है कि मूवी इन इटसेल्फ क्या है। बंद हो गया? ठीक है, आवाज तो आ रही है ना? हो गया। अच्छा, इस पे आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? टाइटल टाइटल एंड देन टाइप और फिर फील्ड फील्ड्स। फील्ड्स एरे है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? स्ट्रिंग है। एरे एरे। नेम। नेम वो चीज होती है जो कि आपकी ग्रॉक की क्यूरी में यूज होगी। ठीक है। टाइटल वो चीज है जो कि सीएमएस की यूआई पे नजर आए। और टाइप क्या है? ये टाइप स्क्रिप्ट वाली टाइप्स नहीं है, ये सैनिटी की टाइप्स हैं। इसमें स्ट्रिंग नंबर के साथ मुख्तलिफ और टाइप्स ही अवेलेबल हैं जो कि लास्ट क्लास में हमने देखी थी। सबसे पहले एक पेरेंट स्कीमा का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यानी मूवी इन इटसेल्फ इंडिविजुअल मूवी की बात नहीं करें। मूवी हाई लेवल पे खुद क्या है, ठीक है, पहले वो डिफाइन करें। सबसे पहले अगर मुझे मूवी को कहीं भी रेफर करना है तो मैं अब चाहता हूँ कि मेरी ग्रॉक की क्यूरी के अंदर मैं इसको एज ए रेफर करूँ मूवी टू। आप सबके लिए क्या है? मूवी, क्योंकि आप पहली मरतबा बना रहे हो। देन टाइटल मूवी टू, ये अभी थोड़ी देर में नजर आएगा कहाँ नजर आता है। देन टाइप, टाइप क्या होगी? डॉक्यूमेंट अगर स्ट्रिंग रखूंगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग रखूंगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग कंपाइल नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है। पेरेंट टाइप हमेशा डॉक्यूमेंट होगी जिसके अंदर हम फर्दर टाइप्स डिफाइन करेंगे। एंड देन फील्ड्स। अब फील्ड्स के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? नेम। नेम अब यहाँ पे जो फील्ड है ना उसके अंदर इंडिविजुअल मूवी के से क्या डेटा लेना है, ये यूजर से क्या डेटा कलेक्ट करना है, बात उसकी हो रही है। ठीक है। इसमें भी फील्ड सेम है। ऊपर वाली फील्ड तो सारी जेनेरिक है। मूवी रखूं, क्या रखूं? नेम। Movie name. ठीक है। और यहाँ पे क्या किया मैंने? टाइटल। नेम क्या है? जो कि ग्रॉक की क्यूरी में यूज होगा। और टाइटल क्या है? जो कि यूआई या प्रेजेंटेशन लेयर पे नजर आएगा। ठीक है। इसकी टाइप क्या होगी? So string. स्ट्रिंग होगी। ठीक हो गया। एंड देन कुछ और है? Yes sir. नहीं। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब आपकी index.ts की फाइल बनी हुई थी। ठीक है, मैं जाता हूं उसमें और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, एक्सपोर्ट कांस्टेंट स्कीमा टाइप्स। स्कीमा टाइप्स कहाँ जा रही है? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जहाँ पे स्कीमा ऑब्जेक्ट खोला था, जहाँ पे टाइप डिफाइन की थी, वहां पे ही जाके मुझे असाइन करनी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं मूवी स्कीमा मैंने दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मूवी टू स्कीमा भी दे देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मैं जाता हूँ अपनी यूआई पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे। मूवी वन आ गई, Yes sir. मूवी टू। ठीक है, इनिशियली ब्लैंक है, कोई डेटा नहीं नहीं है। प्लस पे जाऊंगा तो क्या होगा? डेटा क्रिएट कर सकता हूं। लोड कर रहा है, आ गया न्यू मूवी टू। और फिर उसमें एक फील्ड क्या आ रही है? Movie name. मूवी नेम। अब आप मुझे बताएं क्या रखूं भाई? क्या? कोई और बता दो यार। जॉन विक। ओहो ठीक है, अभी इसमें एक ही फील्ड है, खाली आपको समझाने के लिए। अब ये क्या कह रहा है? जॉन विक वॉज पब्लिश। अच्छा, यहाँ पे क्लास में एक बंदे का नाम है, नहीं मुझसे मिलके जाना है यार प्लीज, मैं भूल गया था, सॉरी। और बहनों भी, वरना ताना मिलेगा। अब वहां से एक नाम ले लेते हैं। आपका तो एक ही नाम होगा, बारहवीं। कोई और है?
रेजिडेंट लेवल देखिए आप लोगों ने, ओ और कोई खतरनाक मूवी बता दें, मैं सजेस्ट करते हैं। ठीक है, 2 मूवीज हो गई, बहुत हो गया काम। 365 नेक्स्ट है, अब मैंने लास्ट क्लास में यूआई बनाई थी, यूआई तो मैं वापस बनाने वाला नहीं। अब मैं आपको ग्रॉक की क्यूरी समझाऊंगा, इससे डेटा फैच कैसे करना है। ठीक है, मैं जाता हूँ विजन टूल पे। अब आपने इंटरफेस लेयर पे तो देख लिया ना हमने कैसे मैनेज किया कंटेंट, उस सब वो ये बात सबको समझ आ गई। जो मैंने स्कीमा बनाया था उसके अंदर मैंने एक फील्ड डिफाइन की, ये बात सबको समझ आ गई। हाथ उठा लो यार। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना समझाऊंगा भाई ग्रॉक की क्यूरी लिखनी कैसे है। स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, हम यहाँ पर आ गए। मूवी 2 का स्ट्रक्चर है, मूवी 2 को रेफर करेंगे। विजन टूल में आऊँगा, सबसे पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ और अब समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। जो सबसे पहले एस्टेरिक यहाँ पे लगाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबको टारगेट करके ले आओ। मैं चाहता हूँ एस्टेरिक लिखा, उसको फैच करके देख लेते हैं आया कैसा है भी कि नहीं। ठीक हो गया, ये मेरे पास लेकर आ रहा है 16 आइटम्स। ठीक है, और इसमें पता नहीं क्या क्या आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो हमारा मूवी और मूवी 2 भी होगा। ठीक है, अब चाहे तो हम इसे ढूंढ सकते हैं, वरना हम स्किप भी कर सकते हैं। मैं लास्ट में देख लेता हूँ शायद कहीं अवेलेबल। खैर, ये रैंडमली सब कुछ लेकर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे सब कुछ तो नहीं चाहिए ना। ग्रॉक की क्यूरी का फायदा क्या है, मैं पिन पॉइंट फिल्टर कर सकता हूँ जो डेटा मुझे रिक्वायर्ड है। इस बात से सब एग्री करते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है अपना फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया। तो जो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया वो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको पता है जो ऊपर जो हम जब स्कीमा डिफाइन कर रहे थे, अगर मैं वापस अपने कोड पर आ जाऊं तो यहाँ हम जाते हैं मूवी 2 पे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ये हाई लेवल जो है ना क्या चीज़ है, कि भाई आपकी मूवी 2 बेसिकली है क्या। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और ये आपको पता है कि रेफरेंस नेम हमने क्या किया था, मूवी 2 है। मूवी 2, जिसके लिए मैंने आपको डिफाइन किया था कि हम यूज़ करेंगे ग्रॉक की क्यूरी, क्योंकि ये चीज़ जो है पर्टिकुलर ये यूज़ होगी आपकी ग्रॉक की क्यूरी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाना। अब एक चीज़ समझना ज़रूरी ये है कि यार जो स्कीमा के अंदर टाइप डिफाइन की थी ना, वो इंडिविजुअल बॉडी या इंडिविजुअल बेसिकली ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन की थी। जब हम यहाँ पे ग्रॉक की क्यूरी लिखेंगे ना, यहाँ पे टाइप का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वो टाइप नहीं है जो सैनिटी की टाइप है, ये वो टाइप है जो आपने डिफाइन की है, स्कीमा टाइप्स। आपके पास स्कीमा टाइप्स कौन सी है, एक मूवी, नहीं 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 नहीं, वो तो फील्ड्स है। स्कीमा आपके पास 2 है, एक क्या है मूवी, एक क्या है मूवी 2, 2 ही टाइप्स है। Yep. सही है भाई। ठीक है, इसको फिल्टर करने के लिए हमारे पास एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट ये असाइन करता है, उसका नाम है टाइप। ठीक है, अब आपको टाइप स्क्रिप्ट से पता है जब हम किसी चीज को इक्वेट करते हैं तो कौन सा साइन लगता है, डबल Double इक्वल्स। equal. डबल इक्वल्स आ गया। उसके बाद स्कीमा का नाम क्या था जो मैंने डिफाइन किया था अपने कोड स्ट्रक्चर में, मूवी 2 Movie 2. मूवी 2 2। इसका कुछ मसला है यार, ये जैसे ही जल्दी टाइप करो ये कर्सर की पोजीशन चेंज कर देता है। लेट्स सी, फिल्टर हो गया। क्या आ रहा है, मूवी 2, और मूवी 2 के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, एंड देन इसके बाद यहाँ पे भी कहीं डिटेल आ रही होगी, मुझे नहीं पता। अच्छा, जॉन विक एक ही मूवी डिफाइन की थी हमने, सॉरी। यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि यार इसमें डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है। टाइप क्या आ रही है मूवी 2 और नेम क्या आ रहा है, जॉन विक, और फिर ये 50 किस्म की चीज़ें आ रही हैं। अब उसी बात पे आ जाता है, इस डेटा सेट के अंदर मुझे मजीद फिल्टर करना है और सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे मजीद ये भी दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार मुझे सिर्फ नेम चाहिए। पैच करते हैं, डेटा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या आ रहा है यहाँ पे,
जॉन विक और जॉन विक और बारबी, ठीक है। ये डेटा किस फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है? डॉट जैसा एरे की फॉर्मेट, ठीक है। ये सिंपल सी ग्रॉक क्यूरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह पे कोई और फील्ड देता तो मैं कॉलर लगा के उसे भी यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हर डेटा सेट को एक आईडी असाइन करता है, और वो आईडी किस नाम से एक्सेसिबल है आपको अपने कोड में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको असाइन करता है, वो है अंडरस्कोर आईडी। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आईडी का पैरामीटर भी देगा। आईडी आ गई, और क्या आ रहा है? नहीं। अभी क्योंकि आईडी से ताल्लुक नहीं है इसलिए मैंने जो है सिंप्लीफाई कर दिया इसे इस तरीके से 11:30, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। अब ग्रॉक की क्यूरी लिख ली, अब ये नेक्स्ट के अंदर लिखनी है कहीं किसी पॉइंट पे जाके, ताकि उसके जरिए फिर हम उसे अपने कोड के अंदर यूज कर सकें। अभी तो विजन टूल के अंदर यूज कर रहा है, ऐसा ही है। अभी इसे कोड के अंदर एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे शुरू होता है वो बाकी की 2 फाइल्स का काम जो कि बेसिकली हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले, और मैं आ जाता हूँ सैनिटी क्लाइंट। क्लाइंट वो है जो कि हेल्प करेगा मुझे बेसिकली क्यूरीज रन करने के लिए, ठीक है। क्लाइंट से मुझे कुछ पर्टिकुलर फंक्शन मिलेंगे जिसमें मैं ग्रॉक की क्यूरी पास करूँगा, और उसके अगेंस्ट में मुझे सिंपली एपीआई की तरह डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं खुद भी भूल गया, तो तुम दीजिएगा प्लीज़। लड़की इधर पढ़ने के उन चक्कर में फाइल में कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रहे हैं। क्लाइंट की फाइल में क्या कर रहे होंगे? क्लाइंट बना रहे होंगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो पैकेज इंपोर्ट किया वो क्या था? डिफाइन कॉन्फ़िग। क्लाइंट के लिए जो फंक्शन है, जो पैकेज है जो इंपोर्ट करेंगे वो है क्रिएट क्लाइंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इंपोर्ट का लिखा क्रिएट क्लाइंट। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है अगर आप देखें तो नेक्स्ट सैनिटी, एंटर कर दिया। आगे यहाँ पे अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम इंपोर्ट करेंगे वो बेसिकली है क्लाइंट कॉन्फ़िग, लेकिन वो एक टाइप है। अभी हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमें इंटेलिजेंस जो मिलती है ना वो ऑटोमेटिकली उससे मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक टाइप भी इंपोर्ट करता हूँ जिसका नाम क्या है? टाइप, और ये बेसिकली है क्लाइंट कॉन्फ़िग। ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है सिंपल एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट, ठीक है। और उससे हम क्या करेंगे? कुछ बताया इसको क्या लिखो? सैनिटी क्लाइंट। स्पेलिंग गलत दिखती है, सैनिटी क्लाइंट, ठीक है। ये कॉन्स्ट हो गया सैनिटी क्लाइंट, एंड देन इसको टाइप असाइन करनी है हमें क्लाइंट कॉन्फ़िग, ठीक हो गया। यहां तक किसी का सवाल है? अब मैं क्या यूज करता हूं? इंटेलिजेंस, ठीक है। ये दे रहा है एपीआई होस्ट, एपीआई वर्जन, बहुत सारी चीजें दे रहा है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 4 चीजें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चीज प्रोजेक्ट आईडी। प्रोजेक्ट आईडी भाइयों कहाँ से मिलेगी? सैनिटी के वेबसाइट से, sanity.io से मिलेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन की फाइल से मिल जाएगी, ऐसा ही है। देन वी हैव डेटा सेट। डेटा सेट कौन से यूज कर रहे हैं हम? प्रोडक्शन। थर्ड चीज जो है वो है एपीआई वर्जन। अब ये एपीआई वर्जन बेसिकली कुछ ग्रॉक की क्यूरी के सिंटैक्स से रिलेटेड भी है, और बाकी डिफरेंट जो विजन टूल की डेफिनेशन है उससे रिलेटेड है। उसकी डेप्थ पे जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो डिफाइन करना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमें। एपीआई वर्जन लिखना है, सॉरी एपीआई वर्जन, इसको अभी हम एम्प्टी रखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली ये क्या बात करूँ। यहाँ देख रहे हैं कि एपीआई वर्जन का टैब आ रहा है यहाँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ। लेटेस्ट एपीआई वर्जन कौन सा है? V2 22/3/7, ठीक है, यानी March 7, 2022। अब मुझे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ वो ये है कि मैं कोड में जाता हूँ और यहाँ पे जाके आज की डेट डिफाइन कर देता हूँ।
आज की डेट क्या है? 12 और 22। 22 ठीक है। एक और चीज़ है यूज सीरियल। ठीक है, ये बूलियन वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट इसे फॉल्स कर दें। आगे जाके मैं बताऊंगा भाई क्यों यूज़ करना है। यहाँ तक आपकी क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो गई, मगर अभी तक हमने क्या यूज़ नहीं किया? क्रिएट क्लाइंट। तो इसका मतलब ये कि जो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये क्रिएट क्लाइंट में जाएगी। एक चीज़ हम मिस कर गए, वो क्या है? प्रोजेक्ट आईडी, जो कि मुझे पास करनी है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे जाके सैनिटी क्लाइंट, इसमें मैंने जाके ये चीज़ ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ तक इस वक्त सब सही है। अब मुझे ये चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और क्रिएट क्लाइंट, और इसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन अपनी पास कर दी सैनिटी क्लाइंट की। API वर्जन मोबाइल की बैटरी भी डेड है, लैपटॉप की बैटरी भी कमोबेश डेड होने वाली है। 2024 आज तो एक्सटेंशन मेरे पास भी नहीं है। पता नहीं कौन ठीक हो गया, चलिए जल्दी जल्दी कवर कर। प्रोजेक्ट आईडी है KN4 क्रिएट क्लाइंट, उसमें क्या जा रहा है? 1PV sanity clinic सैनिटी क्लाइंट। ये चीज़ समझ आ गई, ये चीज़ क्लाइंट की समझ आ गई। अब इसमें कोई मसला है? 2024 12/22 काम खत्म, क्लाइंट बन गया। मेरे प्रोजेक्ट था। लास्ट चीज़ जो हमें करनी है वो बाद अब में क्यूरीज लिखनी है। ठीक है, क्यूरीज के अंदर हटा दिए। एक चीज़ इंपोर्ट होगी आपकी क्रिएट क्लाइंट, जो आपने वहाँ से एक्सपोर्ट किया, और एक आपका ग्रॉक इंपोर्ट होगा। ठीक है, मैं यहाँ से देखता हूँ ग्रॉक मेरा कहाँ से आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट एलईडी से आ रहा है, ये मैंने ग्रॉक इंपोर्ट कर दिया। एंड देन मुझे क्या इंपोर्ट करना है? क्रिएट क्लाइंट। दोनों चीज़ें आ गई। अच्छा, क्रिएट क्लाइंट, सॉरी ये वो क्रिएट क्लाइंट नहीं। Okay, I need to import from sanity client, और ये मेरा आ रहा है, सॉरी यहाँ से। ये बात समझ आई या नहीं आई? समझ आ गई? ठीक हो गया। अब मैं जो है, जो मैंने ग्रॉक की क्यूरी लिखी थी, वो किस चीज़ को फैच करने के लिए लिखी थी? इन एक्चुअल था क्या वो? नेम डेटा मूवी का तो नेम किसका था। डेटा था? तो मूवी का नेम था। मूवी का डेटा था। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ बेसिकली सिंपल सा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, उसके अंदर ये ग्रॉक की क्यूरी यूज़ करूँगा। उसको मैं एक मरतबा ग्रॉक की क्यूरी वहाँ से देख लूँ, मैंने लिखी है, एंड देन खांसी बहुत हो रही है यार, आप लोग सब क्या कर रहे हैं? ओके, रिज्यूम करता हूँ। अच्छा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एसिंक फंक्शन, और नाम बताएं कुछ, गेट मूवी डेटा। कोई बताएगा एसिंक क्यों लगाया? सही है, अपने आप को खुद कॉल करेगा। क्या होगा? एसिंक बिहेवियर होगा। डेटा आएगा जाएगा, डेटा आ कहाँ से रहा है? सैनिटी से आ रहा है। सैनिटी से आ रहा है। सही है। तो डेटा की जाहिर सी बात है, इंटरनेट लेटेंसी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। तो वो ऑपरेशन क्या है? बेसिकली एक सिंक्रोनस एसिंक ऑपरेशन है, सिंक्रोनस ऑपरेशन नहीं है। इसलिए मैंने फंक्शन में कीवर्ड क्या लगाया? एसिंक। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज, मुझे एक रिटर्न करना है यहाँ पे प्रॉमिस, और वो कहाँ से रिटर्न हो रहा होगा? बेसिकली मैं यूज़ करूँगा सैनिटी क्लाइंट, जिसके अंदर से मुझे एक फंक्शन मिलेगा फेच का। सही है, ये मैंने फेच का फंक्शन यूज़ कर दिया। इसके अंदर मुझे बेसिकली सिंपली पास करनी है ग्रॉक की क्यूरी, मगर ग्रॉक की क्यूरी मैं एज अ स्ट्रिंग पास नहीं कर सकता। अगर आपको याद हो, अभी हमने ऊपर क्या इंपोर्ट किया है? ग्रॉक। तो मुझे इसको एज अ ग्रॉक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ग्रॉक का कीवर्ड लिखूंगा, और आई गेस इस तरीके से इसके अंदर अब मैं अपनी वो क्यूरी लिखूंगा। अब इसे ये पता है कि यार ये चीज़ जो है ना, वो बेसिकली ग्रॉक से एसोसिएटेड है। क्यूरी के लिए मैं यहाँ गया, कॉपी पेस्ट किया इस चीज़ को, और मैं यहाँ जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी का सवाल?
सवाल है किसी? No, sir. अगर है तो पूछ ले, अभी पूछ। सबको क्लियर है? हाथ खड़ा करके बता दो यार। बाकी सारे कहाँ चले गए? इंतजार कर रहे हैं सप्ताह की क्लास लेने। बता दो यार, बट मैं अगली क्लास से नहीं आऊँगा। सर अमीन को बता दो। कहाँ से रिपीट हो? वो पॉइंट तो बताओ। अगर तुमने कहा कि सैनिटी की इंस्टॉलेशन से रिपीट है तो तुम वहाँ से फायदा हो क्या? सब फंक्शन से डेटा कैसे लेके लेंगे फिर? इसको हटा दो। सही है, ये फंक्शन तो समझ आ रहा है। जैसा ये तो समझ में आ रहा है। एसिंक फंक्शन है, रिटर्न क्या करेगा? प्रॉमिस। रिटर्न करेगा। कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अभी प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा। सैनिटी का क्लाइंट यूज किया है, क्यूरी वही हैंडल करेगा। सही है। ऊपर मैंने सैनिटी का क्लाइंट इंपोर्ट किया हुआ, ठीक है, तो मैं बस इसे यहाँ पे सैनिटी क्लाइंट लिख देता। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। सैनिटी का क्लाइंट एक फंक्शन एक्सपोज करता है जिसका नाम क्या है? फैच। फेच डॉट फेच। Yes. कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, एक फंक्शन है। फंक्शन है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा। फेच में लेगा क्या? ग्रोक क्यूरी। फेच में डेटा रिटर्न डेटा करेगा ना, लेगा तो आर्ग्यूमेंट लेगा कुछ ना कुछ। Yes, sir. कि आपको चाहिए क्या? मूवी चाहिए। अब इतनी देर से ग्रॉक की क्यूरी पे दिमाग खपाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पास क्या होगा? ग्रॉक की क्यूरी। ग्रॉक की क्यूरी एज अ स्ट्रिंग पास करूंगा तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि यार ये आया कि ग्रॉक की क्यूरी है या स्ट्रिंग है। उसके लिए आपने अगर ऊपर देखा हो तो मैंने एक ग्रॉक का कीवर्ड इंपोर्ट किया। कहाँ से? नेक्स्ट एनएडी से। तो मुझे बस कुछ भी नहीं करना है, मेरी क्यूरी ही, लेकिन उससे पहले मैंने बस ग्रॉक का कीवर्ड लगाया और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बैकटिक्स ताकि मैं इसको फॉर्मेट भी कर सकूँ मल्टीपल लाइन्स में। और यहाँ पे बस मुझे पेस्ट करनी है अपनी क्यूरी। इससे ज़्यादा आसान तो करके नहीं बता सकता यार। सेट है? ओके। अब बस इसे मुझे सिंपल एपीआई फंक्शन की तरह ही यूज़ करना है, अवेट लगा के जो मैं करता हूँ, और मेरे पास डेटा रिटर्न हो जाए। अब इसको हम देख लेते हैं। अब लास्ट क्लास के अंदर मैंने यूआई का काम बहुत ज़्यादा करवा दिया था। अब हम बस उसी कंपोनेंट के अंदर जाके जो है इसे देख लेते हैं। तो मेरा इनिशियल कंपोनेंट कौन सा था? पेज डॉट TSX। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, डेटा किसका है? मूवी डेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा जो कि मैंने अभी ग्रॉक की क्यूरी की फाइल के अंदर बनाया है। सही है, लेकिन क्योंकि वो एक एसिंक फंक्शन है तो मैं कौन सा कीवर्ड लगाऊंगा फेच करने के लिए? अवेट। अवेट के बाद मूवी डेटा, इसको करते हैं। ये इंपोर्ट हो रहा है मेरे पास से सैनिटी एंड सैनिटी डॉट इंपोर्ट किया, कॉल कर लिया। अब ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है आप डायरेक्टली अवेट कॉल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपने ये डिफाइन ना किया हो कि आपका कंपोनेंट एसिंक है। एसिंक फंक्शन होता है उसी के अंदर अवेट चलता है। तो यहाँ पे आपका एसिंक फंक्शन तो है मगर बेसिकली क्या है? ये कंपोनेंट। इसे अगर मुझे काइंड ऑफ एसिंक कंपोनेंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा? इसके आगे कीवर्ड लगा दूंगा किसका? एसिंक। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप समझें तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि रिएक्ट 19 के अंदर आया, सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट का। जब आप कंपोनेंट के फंक्शन पे एसिंक लगाते हैं तो उसका मतलब आप क्या यूज़ कर रहे हैं? सर्वर कंपोनेंट्स। जब आप ये कीवर्ड हटा देंगे तो उसका मतलब आपका कंपोनेंट कौन सा है? क्लाइंट कंपोनेंट। ये चीज़ याद रखिएगा। मूवी डेटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बस कंसोल करवा दें और देखते हैं क्या होता है। डेटा आ गया, नजर आ रहा है? किसके थ्रू आया? ग्रॉक की क्यूरी के थ्रू। ठीक हो गया। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ? अपने टाइल से बाइंड कर सकता हूँ। यहाँ से जो कस्टम कार्ड मैंने बनाया है
और ऑटोमेटिकली मेरी जो एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पे डेटा आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब इसको जब तक मेरी बैटरी जिंदा है तब तक हम इसको मज़ीद काम कर लें। अब एक चीज़ है, अब आपको इतना तो समझ आ गया कि यार बेसिकली स्कीमा डिफाइन कैसे करना है। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्कीमा बनाया था। मैं ग्रॉक की क्यूरी में उस कॉम्प्लेक्स स्कीमा को यूज़ करूँगा ताकि मेरे पास इमेजेस वगैरह का डेटा भी आ जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अपनी क्यूरी के अंदर, अपने विजन टूल के अंदर, और यहाँ पे इस वक्त मैं अब मूवी यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैं जाके इसको हटा देता हूँ और देखता हूँ मेरे पास डेटा क्या क्या आ रहा है। तो मेरे पास क्या है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है और थंबनेल है। ठीक है, क्योंकि मुझे इनिशियली सारी चीज़ें चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम, डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल। अच्छा, अभी शॉर्ट रखने के लिए मैं इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा यहाँ पे ताकि इमेज हमें डायरेक्टली मिल जाए, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। ओके, इसको देखते हैं फैच करके। इमेज यूआरएल नल आ रहा है क्योंकि मैंने टाइपो मिस्टेक किया है। शार्प आइज। ओके, नेम, डिस्क्रिप्शन और इमेज यूआरएल आ गया, बेसिकली थंबनेल है। ये डेटा मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मेटेड है, ये हम स्कीमा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बाद में, क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ अपनी ग्रॉक की क्यूरी की फाइल के अंदर और मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस मूवी को किससे, अपनी अपडेटेड क्यूरी से। कंसोल में डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे अपने कस्टम कार्ड से बाइंड करना है। बाइंड करने में तो आप लोग सब लोग माहिर है, कुछ भी नहीं है। page.tsx में क्या मूवी का डेटा यहाँ पे मुझे मिल रहा है, सब एग्री करते हैं। यस सर। करना क्या है, मुझे सिर्फ कस्टम कार्ड को एक मैप के फंक्शन के अंदर इनक्लोज करना है। तो सबसे पहले मूवी डेटा को रेफरेंस किया, देन डॉट, देन यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या पैरामीटर, और ये रिटर्न करेगा बेसिकली कस्टम कार्ड। इसको मैं थोड़ी देर के लिए एनी डिफाइन कर दूँ, फिर बाद में इसको भी दिखेंगे। कस्टम कार्ड पे जाते हैं। कस्टम कार्ड मैंने क्या किया, वो कस्टम कार्ड में कुछ भी नहीं बना। फिलहाल इसको देखते हैं। अच्छा, कस्टम कार्ड के अंदर हम दो चीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ नेम पास करेंगे। अब मसला क्या है, ये एक कौन सा कंपोनेंट है हियरार्की के अंदर, चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, और डेटा इसको कहां से चाहिए, पेरेंट से। ठीक है, जो डेटा ये लेगा पेरेंट से वो कहां से आता है अमूमन, अगर आपने देखा स्टेट और प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। प्रॉपर्टीज कहाँ डिफाइन होती है, कहाँ डिफाइन होती है, हाँ पैरेंथेसिस में। सर लेआउट में होगी ना, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के अगर मैं कोई चीज़ लिखूंगा, मिसाल के तौर पे नेम लिखूंगा, और वहां पे अगर मैं नेम पास कर दूंगा एज अ काइंड ऑफ रेक। अभी दिखा दें, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। पेरेंट टू चाइल्ड डेटा जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, प्रॉप्स के थ्रू। मैं यहाँ पे प्रॉप्स का एक कीवर्ड डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, टाइप फिलहाल इसको स्किप करते हैं, या टाइप इसे दे देते हैं नेम, जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, इसको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अभी एजम्पशन यही है ना, फंक्शन के अंदर उसे एक टाइप असाइन कर दी। ठीक है, टाइप उसके अंदर आ क्या रही होगी चीज, नेम आ रहा होगा कार्ड का,
और नेम को क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली बाइंड करते हैं, सॉरी प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, इसमें किसी का सवाल समझ नहीं आया तो पूछ लें वापस, अगर ये टाइप मुश्किल लग रही तो हटा देना, इसको आइए कर देते थोड़ी देर के लिए। चाइल्ड टू पेरेंट जब भी डेटा आएगा तो कहाँ से आएगा, थ्रू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मुझे उसका आर्ग्यूमेंट कहाँ मिलेगा, फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट के लिए हो सकता है। ठीक है, हियरार्की के अंदर कोई भी कंपोनेंट पेरेंट भी ऐड कर सकता है और चाइल्ड भी ऐड कर सकता है। ठीक है, यानी अगर कस्टम कार्ड के अंदर एक और कंपोनेंट है जिसका नाम इमेज है, तो कस्टम कार्ड उसका क्या है, पेरेंट है। और इमेज के अंदर अगर मुझे इमेज का यूआरएल चाहिए तो वो मैं एज ए चाइल्ड प्रॉपर्टी पास कराऊंगा ना उसे। बात समझ आ रही आ रही है। किसको नहीं आ रही, अच्छा ठीक है, और किसको नहीं आ रही, बस दो बंद होगा, बाकी सबको आ रही समझ ये बात, नहीं आ रही तो बता दो, अभी तो इतना टाइम नहीं है, मैं क्या कवर करा तुमने टोपी क्यों मेरे यार, जिसको नहीं आ रही बता दे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका टाइम भी रखवाऊंगा ना। फिर सीरियसली कोई मसला नहीं, मैं आगे डंडा लेके मारने तो नहीं आ रहा, तो जिसको नहीं आ रहा बता दे। ठीक है, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में हमने कवर नहीं किया, आई एग्री, हम ये कवर कर लेंगे, पता नहीं अल्लाह खैर करे, बहुत सारी चीज़ें कह रहा हूँ मैं कवर करने के, बहरहाल किसी ना किसी तरीके से हो ही जाएगी। अभी समझते हैं कि अगर मुझे पेरेंट से डेटा चाहिए तो इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू आएगा, सिर्फ ये कंप्लीट करने के उससे। प्रॉप्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी नेम की, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम, जो कि यहाँ पे रेंडर होगी। अब मैं जाता हूँ अपने कोड के अंदर और सिर्फ अभी के लिए देख लें कि मैं ये पास कैसे करूँ। जो भी डेटा जो है, जो मैं यहाँ पे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर पास कर रहा था, मिसाल के तौर पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे आई गेस स्टूडियो की कंपोनेंट के अंदर, यहाँ चले जाते हैं। अभी यहाँ पे देखें सैनिटी स्टूडियो क्या है, यहाँ पे फंक्शन है, सैनिटी स्टूडियो क्या है, ये फंक्शन है सर। फंक्शन है, फंक्शनल कंपोनेंट है। यस सर। नेक्स्ट स्टूडियो उसका क्या है, चाइल्ड है। तो यहाँ पे सैनिटी स्टूडियो हो गया पेरेंट, उसका चाइल्ड क्या है, नेक्स्ट स्टूडियो। कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहे हैं, ठीक है, कैसे, कॉन्फ़िग का कीवर्ड लिखा हुआ और उसमें मैं अपना डेटा पास कर रहा हूँ, जो भी डेटा। तो अगर मैं पेज डॉट टीएसएक्स में बात कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे नेम पास करना है तो कैसे होगा, नेम बराबर है मूवी डॉट नेम, ऐसा ही है, एग्री करता है। अब मैं जाके देख लेता हूँ उसे ब्राउजर पे, नेम आ गया हैरी पॉटर और मिशन इम्पॉसिबल फॉलोअर, ठीक है। इसी तरीके से अगर इमेज चाहिए तो प्रॉप्स डॉट इमेज यूआरएल, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। अभी सेलेक्ट करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं इमेज यूआरएल, ठीक है। और सेम, अच्छा ये नेमिंग, यही जो चीज़ है जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है वो रेफरेंस होगी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। और राइट हैंड वाली साइड जो है वो आ रही है कहाँ से, पेरेंट कंपोनेंट से या डेटा से आ रही है। तो यह चीज़ आपको ये कंसिडरेशन में रखनी है, ठीक है। क्या अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ यूआरएल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इमेज यूआरएल। अभी मैं जाऊँगा तो यूआरएल नजर आएगा, क्यों नहीं आएगा, कहीं रेफरेंस ही नहीं किया उसे। तो मैं जाके इसके नीचे ही कर देता हूँ, अगर प्रॉप्स डॉट, अब यहाँ पे इमेज यूआरएल आएगा, ये यूआरएल आएगा, यूआरएल आएगा, ठीक है। यहाँ गया मैं, इसको देखते हैं, रिलोड होगा गालिबा, ओके ये नहीं आ रहा, नाराज हो गया ये, देखते हैं इसको। ओके, इमेज यूआरएल की प्रॉपर्टी हम बिल्कुल सही पास कर रहे हैं, कस्टम कार्ड यहाँ पे आ गए, एंड देन इफ आई जस्ट गो हियर, कहाँ जाना है मुझे, कस्टम कार्ड के अंदर, प्रॉप्स के अंदर यूआरएल आना चाहिए, आई गेस सही होना चाहिए, यूआरएल आ गया, ये यूआरएल आ रहा, अगर नज़र नहीं आ रहा तो जूम कर दो, आ रहा है नज़र, और थोड़ा सा खेल लेते हैं।
यही यूआरएल मैं इमेज करता हूँ, मिसाल के तौर पे IMG का टैग ले लेते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, फिर बाद में हम यूज़ करेंगे Next.js का, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से, ये SRC ले नहीं रहा, क्या कर सकते हैं? अच्छा, काम करते हैं ऐसे बात करते हैं। props डॉट URL, ठीक है, और उसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या होता है।